एवरीवन, वेलकम टू वेदाश्री क्लासेस। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षण विधियों के विषय में। टीचिंग मेथड्स यानी शिक्षण विधियां। अब ये टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं? आपके शिक्षण विधि कक्षा में सामग्री की प्रस्तुति की एक शैली है। किस तरीके से आप बच्चों को विषय वस्तु बताएंगे, पढ़ाएंगे, कक्षा में किस तरीके से उसे बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे, इसी को कहते हैं शिक्षण विधि। अब जैसे हमने विभिन्न प्रकार के शिक्षण पढ़े थे, टाइप्स ऑफ टीचिंग में हमने पढ़ा था, अलग अलग तरह की टीचिंग होती है। सत्तावादी यानी ऑटोक्रेटिक टीचिंग होती है, लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक टीचिंग होती है और अहस्तक्षेपी लेजर-फेयर टीचिंग होती है। इसी के अनुसार आपकी जो शिक्षण विधियां भी हैं वो इसी तरीके से विभाजित होती है। मतलब कुछ शिक्षण विधियां जो होती है वो शिक्षक केंद्रित होती हैं, कुछ आपकी बाल केंद्रित होती हैं, कुछ यानी आपकी सत्तावादी शिक्षण विधियां होंगी, कुछ लोकतांत्रिक शिक्षण विधियां होंगी। तो इसी तरीके से हम इन शिक्षण विधियों को भी कैटेगराइज करते हुए चलेंगे। सबसे पहला वर्गीकरण हम देखते हैं। विधियों को वर्गीकृत किया गया है किस तरीके से आप प्रस्तुत कर रहे हैं उसके बेसिस पर। जैसे कथन विधि हो सकती है, मतलब जब आप बोलकर पढ़ा रहे हैं। इनमें कौन कौन सी विधियां आ जाएंगी? व्याख्यान, जब आप लेक्चर देते हैं, आपने बच्चों को बोलकर पढ़ाना है। प्रश्नोत्तर यानी जब आप बच्चों से प्रश्न उत्तर ले रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी कथन विधि हो जाएगी। चर्चा विधि, जहां पर आप बच्चों से आपसी बातचीत हो रही है, शिक्षक और बच्चों में बातचीत हो रही है और उसके द्वारा जो विषय है वो प्रस्तुत किया जा रहा है, तो ये हो जाएंगी कथन विधियां। फिर आती है आपकी दृश्य विधि। दृश्य विधि में जैसे कि डेमोन्स्ट्रेट करके अगर पढ़ाएं या कोई चीज आप शो करके पढ़ा रहे हैं, कोई चीज दिखाते हुए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो दृश्य विधि हो जाएगी। क्रिया विधि क्या होता है? जब आप बच्चों से कक्षा में कोई क्रिया करवाते हैं, ठीक है, कुछ एक्टिविटी आपने बच्चों से कराई, इसमें आपकी परियोजना विधि आ जाती है, समस्या समाधान विधि आ जाती है। फिर आती है आपकी बौद्धिक विधि। बौद्धिक विधि में आपके कौन से आ जाएंगे? जहां पर बच्चों को अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सोच समझ के काम करना पड़ रहा है, तो वो होती है विश्लेषण संश्लेषण या आगमनात्मक निगमनात्मक। चलिए अब हम एक विस्तृत वर्गीकरण देखते हैं और हर विधि को हम देखते हुए चलेंगे कि वह शिक्षक केंद्रित है या बाल केंद्रित है। तो इसमें सबसे पहले आपके आती है कहानी कथन विधि यानी स्टोरी टेलिंग मेथड। ये शिक्षक केंद्रित विधि है। यहां पर बच्चों को कहानी के द्वारा समझाया जाता है। मतलब जो भी विषय आपको बच्चों को पढ़ाना है उसे आप छोटी छोटी स्टोरीज के रूप में पढ़ाते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, जहां पर आप बच्चों को कहानी के माध्यम से कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस विधि के गुण क्या हो सकते हैं? अब देखिए, कल्पना विकसित होती है। जब टीचर स्टोरी सुना रही है, कोई कहानी सुना रही है, तो बच्चे अपने दिमाग में उन कैरेक्टर्स को इमेजिन कर लेते हैं, उन्हें सोचते हैं, उनकी कल्पना करते हैं, तो बच्चों की कल्पना इसमें विकसित होती है। एकाग्रता बढ़ती है क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो है बहुत ध्यान पूर्वक आपकी बात को सुनते हैं। उस कहानी में अगर बच्चों को मजा आ रहा होता है तो बच्चे एकाग्रता से आपकी बात सुनते हैं, तो यहाँ से एकाग्रता विकसित होती है। शब्दावली बढ़ती है। जब स्टोरी सुनाती है टीचर तो अलग नए नए शब्दों का भी प्रयोग करती हैं, तो ये जो नए नए शब्द हैं वो बच्चों को सीखने को मिलते हैं, तो बच्चों की जो शब्दावली है वो बढ़ जाती है। अगर बुक्स में भी आप देखेंगे तो छोटी बच्चों के जो कक्षाओं में किताबें लगी होती है उनमें छोटी छोटी स्टोरीज होती है, उन स्टोरीज में भी नए नए वर्ड्स आते हैं, उनसे बच्चों की वोकेबुलरी इंक्रीज होती है। फिर रुचियों को विकसित करती है, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जगाती है। आप मान लीजिए किसी विशेष किसी पॉलिटिकल लीडर की या जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनकी कथा सुना रहे हैं, या किसी सैनिक की कथा सुना रहे हैं, या किसी डॉक्टर की कथा सुना रहे हैं, तो जिस तरीके की कथा या कहानी आप बच्चों को बता रहे होते हैं उससे रिलेटेड क्षेत्र में बच्चों की रुचियां भी विकसित होने लगती है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस कहानी सुनाने के माध्यम से बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास होता है, मॉरल डेवलपमेंट होता है। कैसे? जब हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो हम अंत में हमेशा पूछते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। हम पूछते हैं ना कि आपको क्या सीख मिली इससे। तो यहाँ हम बच्चों को कहानी के माध्यम से हम बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करने की कोशिश करते हैं। दूसरी है हमारी पाठ्य पुस्तक विधि। ये भी शिक्षक केंद्रित विधि है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक के द्वारा टीचर किस तरह से पढ़ाएगी? पाठ्य पुस्तक में जो भी टॉपिक लिखा हुआ होता है टीचर उसे रीड भी करती है और साथ ही साथ उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाते हुए चलती है, ठीक है। तो टीचर क्या कर रही है? किताब को पढ़ेंगी और महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाते हुए चलेंगी। पाठ्य पुस्तकें देखिए क्या होता है, ये जैसे कि हमारी एनसीईआरटी वगैरह जो है वो किताबें डिजाइन करती हैं,
ये सब स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, ठीक है, मानकों पे आधारित होती हैं। किस कक्षा के, किस उम्र के बच्चों के लिए किस तरीके से विषय वस्तु प्रेजेंट की जाए, प्रस्तुत की जाए, जिसे उन्हें समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे आधारित होती हैं। तो पाठ्य पुस्तक विधि में जो कंटेंट बुक्स में लिखा होता है वो बच्चों के कक्षा और उम्र के अनुकूल होता है और उनके साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होता है कि किस तरीके से बच्चे को कंटेंट समझ में आएगा। जो एग्जाम्पल्स भी लिए जाते हैं किताबों में, वो बच्चों की उम्र से जुड़े हुए लिए जाते हैं कि उस उम्र में जैसी क्रियाएं बच्चे करते होंगे उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स उसमें रखे जाते हैं ताकि बच्चों के लिए समझने में आसान हो। और टीचर क्या करेगी, किताब के महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ती जाएंगी और समझाती भी जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बच्चों को एक्सप्लेन करनी है। और पाठ्य पुस्तक विधि का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चा इन्हें खुद भी पढ़ सकता है और समझ सकता है, ठीक है। क्लास में कोई चैप्टर आपने कराया, इसके बाद आपने बच्चों को वो घर से भी पढ़ने के लिए दिया, तो बच्चा घर पे भी उसकी रीडिंग लगाकर उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको खुद से भी समझ सकता है। नेक्स्ट है हमारी व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि भी शिक्षक केंद्रित विधि है। ये सबसे पुरानी और पारंपरिक विधि है। क्या होता था पहले जमाने में भी, गुरु जो है वो व्याख्यान देते थे, लेक्चर देते थे और सारे बच्चे जो है वो उनको सुनते थे। तो शिक्षक यहाँ पर क्या करता है, व्याख्यान देता है और बच्चे ध्यान पूर्वक सुनते हैं। और बच्चों का इंटरेस्ट बना के रखने के लिए, उन्हें अटेंटिव रखने के लिए, नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, सुनते सुनते क्या हो जाते हैं, वो खो जाते कहीं और, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते। लेकिन अगर आपको बच्चों को अटेंटिव रखना है, ठीक है, उनकी एकाग्रता बनाए रखनी है आपके लेक्चर में, तो आपको बीच बीच में उनसे प्रश्न पूछने पड़ेंगे। जब आप व्याख्यान के बीच में बच्चों से प्रश्न पूछते हैं तो वो बच्चों को अटेंटिव रखता है, एकाग्र रखता है, ठीक है। व्याख्यान हमेशा कैसा होना चाहिए, तार्किक रूप से क्रमबद्ध होना चाहिए। यानी कि देखिए, टीचर आकर कुछ भी ऐसे ही नहीं पढ़ाएगा कक्षा में। जो कंटेंट, विषय वस्तु टीचर को पढ़ानी है वो एकदम तार्किक रूप से सीक्वेंस में होनी चाहिए, ठीक है। क्या चीज आपको कब पढ़ानी है वो आप पहले से सब चीज, टीचिंग पॉइंट्स नोट करके आएंगे। फिर व्यवस्थित होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, आकर्षक और प्रभावशाली होनी चाहिए, तभी बच्चे आपकी बात सुनेंगे। अगर आप बोरिंग लेक्चर देंगे तो बच्चों का ध्यान नहीं लगे, बच्चों का ध्यान नहीं लगेगा, बच्चे नहीं समझेंगे या नहीं सुनेंगे उसे। लेकिन अगर आप फ्लुएंसी से बच्चों को बहुत प्रभावशाली ढंग से, बहुत ही तार्किक रूप से व्याख्यान को एकदम क्रमबद्ध करके अच्छे से बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले सिंपल चीज समझा रहे हैं, फिर उससे आप कठिन की ओर जा रहे हैं, तो इस तरीके से समझाते हुए विभिन्न उदाहरण देकर जब आप बच्चों को समझा रहे हैं तो इससे बच्चे व्याख्यान में भी इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि दिखाते हैं, ठीक है। कम समय में पूरा टॉपिक आंखों के सामने आ जाता है। अब लेक्चर विधि जो होती है बहुत ही अच्छा तरीका होता है जहां आप कम समय में काफी सारा कंटेंट बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर कक्षा भी जो होती है ना वो आपकी काफी बड़ी हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को एक साथ बिठा के अगर पढ़ाना हो तो व्याख्यान विधि सबसे अच्छी रहती है। यह एक सस्ता तरीका है, जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे बच्चों को एक साथ अगर आपको पढ़ाना है तो व्याख्यान विधि का प्रयोग करके पढ़ाया जाता है। लेकिन इसके दोष क्या हो सकते हैं, देखिए दोष क्या है। पहला तो ये बोरिंग हो सकता है। अगर व्याख्यान देने वाला जो है वो प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान नहीं दे रहा है, बच्चों को नींद आ रही है, एकदम बोरिंग लेक्चर हो रहा है, या नीरस है जिसमें इंटरेस्ट बच्चों का नहीं जगेगा, कुछ उदाहरण ऐसे नहीं है जिससे बच्चे कनेक्ट कर पाए, तो वो लेक्चर बोरिंग हो सकता है। करके सीखने का सिद्धांत यहाँ पर नहीं लागू होता। यहाँ पर आप बच्चे को खाली एक पैसिव लिसनर बना रहे हैं, यानी बच्चा बस निष्क्रिय रूप से सुन रहा है, वो एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है कक्षा में। पारंपरिक अवधारणा है ये, मतलब पहले जमाने से ये चला आ रहा है जब आप व्याख्यान विधि से ही पढ़ाते हैं। बच्चे निष्क्रिय श्रोता के रूप में कार्य करते हैं और व्यक्तिगत अंतर पर यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता। व्याख्यान तो सबके लिए बराबर है, यहाँ व्यक्तिगत अंतर पे ज्यादा ध्यान आप दे नहीं सकते। जैसे भी बच्चे बैठे हों, चाहे उनका जो मानसिक स्तर है वो औसत हो या औसत से ज्यादा हो या औसत से कम हो, सबके लिए व्याख्यान बराबर है, तो यहाँ व्यक्तिगत अंतर पे ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर बात करेंगे प्रदर्शन विधि की। अब देखिए प्रदर्शन विधि में क्या किया जाता है, जब आप व्याख्यान दे रहे हैं, ठीक है, आप किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, आप साथ ही साथ कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड चित्र में दिखा दें, ठीक है, या बोर्ड पे उससे रिलेटेड कोई डायग्राम बनाए, यानी कुछ भी आप शो करके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो वो प्रदर्शन विधि कहलाती है। इंग्लिश में कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये भी शिक्षक केंद्रित विधि है, लेकिन यहाँ विषय ज्यादा स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे आप मान लीजिए श्वसन तंत्र पढ़ा रहे, अगर आप खाली मुंह से बोल के पढ़ाएंगे तो शायद बच्चे को उतना समझ में ना आए। लेकिन अगर आपने साथ ही साथ यहाँ पर एक चित्र दिखा दिया जिसमें आपने पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी जो श्वसन तंत्र है वो यहाँ पर दिखा दिया, इस तरीके से जाता है, फिर यहाँ
पे हमारे फेफड़े होते हैं, इस तरीके से आप बता रहे हैं, फिर इसके अंदर कैसे क्रिया चलती है, अब आप इस तरीके से समझाएंगे तो बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा। ये विज्ञान में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ट्यूटोरियल विधि। ये आपकी बाल केंद्रित विधि। अब देखिए ट्यूटोरियल मेथड या ट्यूटोरियल विधि में क्या किया जाता है, कक्षा में समान क्षमताओं वाले समजातीय समूह बनाए जाते हैं। ठीक है, क्षमता समूह। देखिए कभी भी टीचिंग एप्टीट्यूड या जो आपका पेडागोजी का ये जो सब्जेक्ट है, इसमें हम कहते हैं कक्षा में बच्चों को आप कभी भी अलग अलग हिस्सों में नहीं बांटेंगे। ठीक है, समूह नहीं बनाएंगे, ग्रुपिज्म नहीं किया जाता क्षमता के आधार पर। ठीक है, क्षमता के आधार पर आप कभी भी ग्रुपिज्म नहीं करेंगे। लेकिन ये ट्यूटोरियल विधि एक ऐसी विधि है जहां पर आपका समजातीय समूह बनाए जाते हैं, यानी क्षमताओं के आधार पर आपके यहाँ पर ग्रुप बनाए जाएंगे। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि मान लीजिए आपकी कक्षा में मान लीजिए 20 बच्चे, जिसमें से 5 बच्चे आपने देखा, आपने एक टेस्ट लिया और आपको समझ में आया कि 5 बच्चे तो जो है वो इंटेलिजेंट है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा होशियार है। फिर आपने कहा अन्य 5 जो हैं वो एवरेज है। ठीक है, ज्यादा मान लीजिए 5 और जोड़ लीजिए, 5 5 10 जो है वो एवरेज है, मतलब औसत है। और बहुत जो कम, औसत से भी कम जो इंटेलिजेंस वाले हैं वो 5 बच्चे। तो अब आप क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे। मान लीजिए आपने 4 ग्रुप बना दिए इसी तरीके से, 5 बच्चे इंटेलिजेंट बच्चों का ग्रुप बनाया, इनका भी ग्रुप बनाया, इनका भी ग्रुप बनाया, और ऐसे ही इनका भी ग्रुप बना दिया जो बिलो इंटेलिजेंस वाले थे। अब टीचर क्या करती है, जिनको ज्यादा आवश्यकता है उनके पास ज्यादा देर तक रुक सकती है। ठीक है, टीचर बारी बारी से इन ग्रुप के पास जा रही है और उनको पढ़ा रही है, तो जिनको ज्यादा आवश्यकता है उनके पास ज्यादा रुकेंगी। जो इंटेलिजेंट बच्चे उनको क्वेश्चन देके आ गए और उनको समझा दिया, बच्चे अपने आप कर लेंगे। लेकिन एवरेज बच्चों को या बिलो एवरेज बच्चों को ज्यादा आवश्यकता है आपकी, आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा वहां, तो वहां जाकर आप ज्यादा देर तक बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में या ग्रुप्स में बच्चों को बांट दिया जाता है जिससे कि टीचर इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे सके। तो शिक्षक व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे सकते हैं। फिर है आपकी प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि में हम देखेंगे कि एक शिक्षक केंद्रित विधि। ठीक है, यहां पर आप बच्चों से क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, बच्चे उत्तर देते हैं। अब प्रश्न उत्तर हो रहा है जहां पे बच्चे उत्तर दे रहे हैं, इसके बावजूद हम इसको क्या कहते हैं, इसे हम शिक्षक केंद्रित विधि कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि प्रश्नों का जो स्तर होगा, प्रश्नों का जो लेवल होगा और जिस विषय से होंगे, कौन तय करता है, ये शिक्षक तय करता है। तो जब शिक्षक डिसाइड कर रहा है क्या क्वेश्चन पूछना है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछना है, तो इस विधि को हम क्या कहेंगे, शिक्षक केंद्रित विधि कहेंगे। शिक्षक केंद्रित विधि आपको ध्यान में रखना होगा, ये यूनानी दार्शनिक सुकरात ने दी थी। ठीक है, जो आदर्शवाद को फॉलो करते थे, आइडियलिज्म को फॉलो करते थे। ठीक है, तो ग्रीक फिलोसोफर सॉक्रेट्स ने दिया है क्वेश्चन आंसर मेथड, जो आइडियलिज्म को फॉलो करते थे। और इनका कहना क्या था कि ज्ञान जो है वो तो बालक के अंदर ही भरा हुआ है, बालक के अंदर है, हमें बस प्रश्नोत्तर करके उसको बाहर निकालना है। ठीक है, कि ज्ञान सब उसकी आत्मा में विद्यमान है, लेकिन हम बस क्वेश्चन आंसर करके उसको बाहर निकालेंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगी कि क्वेश्चन आंसर मेथड में शिक्षक और छात्र दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं। जब प्रश्नोत्तर चल रहा है, जो ज्ञान जो है बाहर निकाला जा रहा है छात्र के मन में से, तो यहाँ पर शिक्षक की भी लर्निंग हो रही है और बच्चे की भी लर्निंग हो रही है, दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं। नेक्स्ट है आपकी चर्चा विधि, जिसे हम कहते हैं डिस्कशन मेथड। ठीक है, ये एक लोकतांत्रिक शिक्षा विधि है, डेमोक्रेटिक है। यहाँ पर शिक्षक और बच्चे दोनों सक्रिय हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। उनके बीच में बेसिकली एक बातचीत हो रही है। ठीक है, यहाँ कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ओपन एंडेड प्रश्न। अब ओपन एंडेड क्या होते हैं, देखिए 2 टाइप के प्रश्न होते हैं आपके, ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का मतलब ये होता है जिनका एक निश्चित उत्तर होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए आगरा कौन से राज्य में है, तो आपका एक निश्चित उत्तर होगा, तो एक क्लोज एंडेड प्रश्न हो गया। ओपन एंडेड प्रश्न क्या होता है, जहां पर खुली बहस के लिए आपके पास स्कोप होता है। प्रश्न का एक उत्तर नहीं हो सकता, अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं। जैसे ट्रैफिक जाम की समस्या को किस तरीके से सुलझाया जा सकता है, अब इस पे बहस हो सकती है, इस पे बातचीत हो सकती है, इस पे अलग अलग लोग अपने तरह की राय दे सकते हैं, अलग अलग राय दे सकते हैं। ये ओपन एंडेड प्रश्न हो गया। चर्चा विधि में ओपन एंडेड प्रश्न पूछे जाते हैं।
बच्चों में सहनशीलता विकसित होती है। सहनशीलता कैसे विकसित हो रही है? जब आपको अपना कोई पॉइंट रखना है, आपको अपनी राय देनी है, तो आपको दूसरे के पॉइंट्स को भी तो सुनना होगा, आपको ये भी तो समझना होगा सामने वाला क्या कह रहा है। तो सामने वाले के विचारों को सुनना, समझना और इतना धैर्य रखना कि उसके बाद आप अपनी बात कहें, इससे बच्चों के अंदर सहनशीलता का विकास होता है। बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को सुनना सीखते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, आपको अगर अपनी राय देनी है तो पहले आपको दूसरे के दृष्टिकोण को भी तो सुनना होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरों के दृष्टिकोण को सुनना सीखते हैं। तार्किक तर्क विकसित होता है। आप अपनी बात तभी समझा पाओगे जब आप सही तर्क दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर तर्क करने की जो क्षमता है बच्चों के अंदर, वो भी विकसित होती है। अगला है आपका ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि देखिए, ये एक बाल केंद्रित विधि है। ध्यान में आप इसका नाम रखेंगे, किसने दी है, ये H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा दी गई है। इसमें बच्चा खोज के द्वारा सीखता है। यहाँ पर शिक्षक क्या करता है, छात्रों के सामने कोई समस्या रखता है और शिक्षक यह भी बता देता है कि आपको इसका समाधान कहाँ मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, बच्चों को थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पर बच्चे जो है वो अपनी एक प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर इस समस्या का समाधान निकालते हैं। जो समस्या रखी जाती है वो अक्सर यहाँ पर एक वर्तमान समस्या होती है, मतलब आज के समय में जो समस्याएं चल रही है उससे जुड़ी हुई कोई समस्या दी जाती है। और ये समस्या काल्पनिक भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कोई वास्तविक आपकी समस्या हो, ये काल्पनिक समस्या भी हो सकती है। प्रक्रिया देखिए क्या चलेगी यहाँ पर। सबसे पहले समस्या का चयन होगा, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। फिर होता है परिकल्पना तैयार करना। यहाँ पर बच्चे इस समस्या के लिए एक परिकल्पना तैयार करते हैं। परिकल्पना का मतलब है बच्चे दिमाग में ही पहले सोचेंगे कि इस प्रॉब्लम के क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, किस तरीके से इसका समाधान निकाला जा सकता है। तो एक परिकल्पना इसके लिए बच्चे तैयार करेंगे कि इस तरीके से इसका समाधान होगा, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड जितना भी डेटा होगा वो बच्चे इकट्ठा करेंगे, ठीक है। अगर किसी तरफ विशेष तरीके से इसका समाधान निकाला जा सकता है तो उससे रिलेटेड बच्चे अब इंफॉर्मेशन, डेटा जो है वो लेकर आएंगे। फिर जब डेटा आएगा तो डेटा का क्या होगा, विश्लेषण होगा, ठीक है। अब उसे एनालाइज किया जाएगा कि ये कितना उपयुक्त हमें समाधान दे सकता है और फिर इस डेटा के एनालिसिस के बेसिस पे क्या निकाला जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है। ह्यूरिस्टिक मेथड में व्यक्तिगत या समूह में काम किया जा सकता है, मतलब इंडिविजुअल समस्या भी दी जा सकती है कि आप एक एक बच्चे को एक एक समस्या पकड़ा दीजिए, या फिर ग्रुप्स में भी बनाया जा सकता है कि कक्षा के आपने पहले समूह बना दिया, उसके बाद एक एक समूह को आपने एक एक समस्या दी। पॉलन और डंकन ने इसे समस्या समाधान विधि का, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड, और पॉलन एंड डंकर, ये भी क्या है, नाम है दो व्यक्तियों के। पॉलन एंड डंकर ने इसी ह्यूरिस्टिक विधि को समस्या समाधान विधि कहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। नेक्स्ट देखेंगे परियोजना विधि, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड। ये भी एक बाल केंद्रित विधि है। किसने दी है ये, किलपैट्रिक ने दी है, W.H. किलपैट्रिक। अब देखिए यहाँ पर भी सेम ही प्रोसेस चलता है। यहाँ पर भी ह्यूरिस्टिक मेथड की तरह बच्चों के सामने कोई समस्या दी जाती है और बच्चे उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन देखिए फर्क क्या है। फर्क ये है कि जो समस्या दी जाएगी वो व्यवहारिक होगी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगी, मतलब वास्तविक होगी। जैसे हमने ह्यूरिस्टिक में पढ़ा था, वहां पे कोई काल्पनिक समस्या भी दी जा सकती है, लेकिन परियोजना विधि में आप जो भी समस्या बच्चों के सामने रखेंगे वो व्यवहारिक होनी चाहिए, वो रियल में एग्जिस्ट करनी चाहिए। और यहाँ पर ये जो परियोजना विधि है, इससे जो कार्य किया जाएगा वो समाज के लाभ का भी होना चाहिए, ठीक है। तो जो समस्या दी जा रही है, बच्चे जब उसका समाधान कर रहे हैं या उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो कोई रियल प्रॉब्लम होनी चाहिए, रियल प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहे हो और साथ ही साथ वो समाज का कल्याण भी करे, यानी कि कुछ ना कुछ उसकी सोशल वैल्यू हो, समाज को भी उससे लाभ हो रहा, ठीक है। यहाँ पर समूह में कार्य किए जाते हैं। परियोजना में बच्चे और समाज दोनों के लिए लाभकारी होनी चाहिए, बिल्कुल सही। और व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब कोई प्रोजेक्ट जो है वो आपकी वास्तविक समस्या को सॉल्व कर रहा है तो उससे बच्चों को कैसा ज्ञान होगा, व्यवहारिक ज्ञान होगा। नेक्स्ट देखेंगे खोज विधि, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं डिस्कवरी मेथड। ये भी बाल केंद्रित विधि है। यहाँ पे करके सीखने का सिद्धांत का पालन होता है, ठीक है। बच्चे जो है खुद से खोज करके सीखते हैं। क्या किया जाता है, यहाँ पर कोई पिछली घटना जो है उसका जिक्र यहाँ पर टीचर करती है, यानी टीचर बच्चों को किसी पिछली घटना के बारे में बताती है और फिर उससे रिलेटेड खोज करने के लिए कहती है, ठीक है। तो कोई पास्ट में हो चुकी, कोई भूत में हो चुकी किसी घटना का वहां पर दिया जाएगा उदाहरण, और उसके बाद मतलब उसे बताया जाएगा और उससे रिलेटेड खोज करके उसके बारे में और बच्चों को जानना होगा। फिर है नेक्स्ट आपका रोल प्ले और
नाट्यकरण विधि, ठीक है, और नहीं या आएगा यहाँ पर, रोल प्ले या नाट्यकरण विधि। ये भी एक बाल केंद्रित विधि है। किसने दी थी? J.L. मोरेनो ने दी थी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, J.L. मोरेनो। नाट्यकरण विधि में क्या होता है, बेसिकली ये नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर कोई भी अगर नाटक पुस्तक में है, जैसे कि इंग्लिश ड्रामा वगैरह होते हैं, हिंदी में नाटक वगैरह होते हैं, तो उनको बजाय सिर्फ पढ़कर टीचर एक्सप्लेन करने के बजाय अगर इसको इनेक्ट करवा ले, ठीक है, क्लास में ये नाटक करवा लिया जाए, तो इससे बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा। नाटक के अंदर जो भी किरदार हैं, ठीक है, जो भी कैरेक्टर्स हैं, वो बच्चों को दे दिए जाए, किसका रोल कौन प्ले करेगा ये बच्चों को बता दिया जाए, और इसके बाद वो डायलॉग जो है बच्चे क्लास में बोलकर इस पूरे ड्रामा को क्रिएट करें वहां पर। तो इससे एक तो जो ड्रामा कर रहे हैं, जो नाटक कर रहे हैं, उसमें जिसने हिस्सा लिया है उनको भी बहुत सीखने को मिलता है, और जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी इंटरेस्ट आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें और क्या क्या फायदे हैं। इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। अब इसमें सेंसेस बहुत एक्टिव है। कैसे एक्टिव है? मुझे अगर अपना डायलॉग बोलना है तो मुझे ये भी तो ध्यान देना होगा कि सामने वाले का डायलॉग कब खत्म हुआ, ठीक है, उसके बाद ही तो मैं अपना डायलॉग बोलूंगी। तो यहाँ पर सुनने की, देखने की, बोलने की, हर तरह की जो क्षमता है बच्चों की विकसित हो रही है। बहुत सारी इंद्रियां यहाँ पर सक्रिय रहती हैं। फिर है एकाग्रता क्षमता बढ़ती। अब एकाग्र आपको रहना पड़ेगा। अगर आपको अपना डायलॉग टाइम पे बोलना है तो आपको ध्यान देना होगा कि ड्रामा में किस वक्त क्या चल रहा है, किसका डायलॉग कब आ रहा है, तो एकाग्रता बढ़ती है। अब इसके उदाहरण देखिए क्या है। नकली अनुरूपित सामाजिक कौशल शिक्षण SSST ये प्रयोग किया जाता है बीएड की कक्षाओं में। जब बीएड करते हैं लोग तो वहां पर SSST करके एक टेक्निक होती है। रियल क्लासरूम में खड़ा करने से पहले एक अनुरूपित क्लासरूम जो है टीचर को दी जाती है। मतलब आपको रियल विद्यालय में भेजने से पहले क्या करवा लिया जाता है, जैसे मान लीजिए बीएड में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो एक जो है वो टीचर का रोल प्ले करेगा, बाकी सारे स्टूडेंट का रोल प्ले करेंगे, और उस टीचर को अपना पूरा का पूरा एक लेसन प्लान वहां बच्चों को पढ़ाना होता है। बच्चों को मतलब जो बीएड के ही व्यक्ति हैं, जो उसके साथी हैं, वो जो उस समय स्टूडेंट का किरदार निभा रहे हैं, उनको पढ़ाना होता है। तो एक पूरा लेक्चर वहां देना होता है जिससे कि उसको रियल क्लासरूम को फेस करते वक्त डर ना लगे। तो ये भी किसका उदाहरण है? ये भी रोल प्ले का ही उदाहरण। ऐसी कक्षाओं में अंग्रेजी के नाटक या हिंदी के नाटक जो करवाए जाते हैं वो भी क्या है, रोल प्ले या नाट्यकरण विधि पर ही आधारित है। नेक्स्ट है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि, बाल केंद्रित विधि है। अब देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि किसने दी है? आपकी एलेक्स फैक्ट ने, ऑसबर्न ने दी है, ठीक है, ऑसबर्न आप ध्यान में रखेंगे। और ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि आपकी किस बात पे आधारित है कि एक समूह के जो विचार हैं वो एक व्यक्ति के विचार से कहीं अधिक हो सकते हैं। मतलब एक समूह जब किसी विषय पर सोचेगा, अपने विचार देगा, एक समूह ज्यादा विचार दे सकता है एक व्यक्ति से। यहाँ छात्रों के समूह बना दिए जाते हैं और उनके सामने कोई समस्या रखी जाती है, और बच्चे जो हैं वो उसके कारणों और संभावित समाधानों के बारे में बहुत सारे विचार देते हैं। ये समझ लीजिए कि एक ग्रुप है, ग्रुप के सामने आपने कोई प्रॉब्लम रखी और सारे ग्रुप के जो बच्चे हैं वो इस प्रॉब्लम का एक बहुत सारे सॉल्यूशन दे देंगे। अचानक से विचारों की एक बारिश सी हो जाएगी, तूफान सा आ जाएगा, और बहुत सारे समाधान जो है यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। तो इसीलिए इसे कहा जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। और हम यही कह रहे हैं यहाँ पर कि एक व्यक्ति के सोचने से ज्यादा यहाँ पर अगर हम समूह के सामने परेशानी रखेंगे तो वो बहुत सारे विचार देगा। फिर इन सारे समाधानों में से जो सर्वश्रेष्ठ होता है, जो बेस्ट होता है, उसको चूज कर लिया जाता है, उसका चयन हो जाता है। इससे क्या होता है, बच्चों में कल्पना शक्ति बढ़ती है और अलग सोच बढ़ती है। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग विचारधारा लेकर आएंगे और इससे बच्चों में अलग तरह की सोच का विकास होता है। नेक्स्ट है आपकी खेल विधि, जिसे आप कहते हैं प्लेवे मेथड। किसने दिया था ये? 1935 में फ्रेडरिक फ्रॉबल ने दिया था। ये बच्चों के लिए उपयुक्त होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको खेल विधि के द्वारा अगर पढ़ाया जाए, भाई उनको ABCD आप लिखा के बिठा नहीं सकते कि आप बैठ के लिखो उसको कॉपी में, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को क्या किया जा सकता है, खेल खेल में बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। इसीलिए आजकल भी आप जाके देखेंगे नर्सरी की जो कक्षाएं होती हैं या प्ले स्कूल्स में बच्चों को डाला जाता है, वहां पर पढ़ने का सामान नहीं रखा होता। वहां क्या होते हैं, झूले लगे होते हैं, ब्लॉक्स रखे होते हैं, ब्लॉक्स के ऊपर ABCD लिखा हुआ होता है, या इस तरह के खेल रखे होते हैं, वहां पे इस तरह के खिलौने रखे होते हैं जिससे बच्चा को सीख भी सके। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, फ्रॉबल का कहना था कि छोटे बच्चों को आप खेल खेल में ही ज्ञान दे दीजिए, खेल खेल में ही उनको सिखा दीजिए।
तो बच्चा खेलते, गाते, चित्रकारी आदि करते हुए स्वाभाविक रूप से सीख जाता है। बच्चों को कलर्स के बारे में जब हमें समझाना होता है तो हम उन्हें कुछ ना कुछ ड्राइंग करने के लिए देते हैं, कौन सा कलर किसमें फिल करो। तो इस तरीके से हम बच्चों को नॉलेज देते हैं, खेल खेल में ही हम बच्चों को सिखाते हैं। फ्रॉबेल का नाम एक और जगह जुड़ता है। इन्होंने किंडरगार्टन की शुरुआत की थी। किंडरगार्टन जो आपकी केजी क्लासेस होती है, और किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है? किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। नेक्स्ट है आपका मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी विधि दी थी डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने, जो प्रकृतिवाद को मानती थी, ठीक है, नेचुरलिस्ट थी, नेचुरलिस्ट फिलॉसफी को मानती थी। और प्रकृतिवादी क्या कहते हैं कि जो कुछ भी सीखना होता है इंसान को प्रकृति खुद सिखा देती है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से बच्चा सीख लेगा। तो यहाँ पर मोंटेसरी का भी कहना यह था कि बच्चे क्या करेंगे, खेलते समय सीखेंगे, गतिविधि के माध्यम से सीखेंगे। लेकिन आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, टीचर की जरूरत नहीं है कि वहां पर वो बैठाकर उन्हें सिखाए। बच्चे खुद से अपने आप गतिविधियां करते वक्त या एक्टिविटीज करते वक्त ही खुद सीख लेंगे, ठीक है। फिर है आपकी डल्टन विधि। डल्टन विधि को प्रयोगशाला विधि भी कहा जाता है, ठेका विधि भी कहा जाता है। ये बाल केंद्रित विधि है। अब डल्टन विधि हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका में डल्टन एक जगह थी, डल्टन, और वहां पर पहली बार ये स्कूल खोले गए थे, इसलिए इसे डल्टन विधि कहते हैं। दी किसने है ये दी है हेलेन पाखर्स ने। हेलेन पाखर्स जॉन डीवी और मारिया मोंटेसरी से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। इस विधि के अनुसार हम क्या करते हैं, जो पूरे साल भर का करिकुलम या वर्ष भर में जो भी पाठ्यक्रम पढ़ाना है उसे अलग अलग तरीके से विभाजित कर देते हैं। मतलब किस तरीके से विभाजित करेंगे, अगर आपका 12 महीने हैं, 12 महीने में भी हर महीने में 4-4 हफ्ते हैं, तो उनमें गतिविधियों के आधार पर उसमें विभाजन कर दिया जाता है कि पूरा पाठ्यक्रम जो है किस तरीके से गतिविधियों में बांटकर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन पढ़ाई यहाँ किसके द्वारा होगी, गतिविधियों से ही होगी। तो यहाँ पर बच्चे को इन 12 महीनों में हर हफ्ते में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते हुए आगे बढ़ना होता है, और अपने पेस पे सीख सकता है बच्चा। मतलब अगर कोई धीरे सीख रहा है तो धीरे सीखे, कोई तेज सीखना चाहता है तेज सीखे। जरूरी नहीं है कि आप बच्चे को भगाएं, ठीक है। बच्चा खुद गतिविधियां करके सीखेगा और अपनी स्पीड पे सीखेगा, क्योंकि यहाँ पर गतिविधियों के लिए बहुत सारा सामान वगैरह जो है वो क्लासेस में रखा जाता है। तो क्लासरूम्स यहाँ पर किस तरह दिखती है, प्रयोगशाला की तरह दिखती है, ठीक है, प्रयोगशाला की तरह यहाँ पर दिखती है, क्योंकि इस तरह का सीखने का सामान यहाँ पर रखा होता है जिसपे बच्चा गतिविधियां करते हुए सीखेगा। देखिए, बच्चे अपनी गति से सीखते हैं, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। जब आवश्यक होगा तभी शिक्षक आकर यहाँ पर मदद करेगा, नहीं तो बच्चे अपने आप खुद गतिविधि करके सीखेंगे। यह एक लचीली विधि है, करके सीखने का सिद्धांत का पालन किया जाता है, और कक्षाएं प्रयोगशालाओं की तरह दिखती है, इसीलिए प्रयोगशाला पद्धति से कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे आगमनात्मक विधि। ये अरस्तु द्वारा दी गई है, ठीक है, एरिस्टोटल ने दी है, लेकिन इसे आगे विकसित किया था बेकन ने। तो ऑप्शन में अगर आएगा तो आप अरिस्टोटल आया तो अरिस्टोटल लगाएंगे, बेकन आया तो बेकन भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है, इंडक्टिव मेथड में आप ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं, या उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं। तो यहां आप क्या करेंगे, आप पहले एग्जाम्पल समझेंगे और उसके बाद रूल तक जाएंगे, ठीक है। पहले एग्जाम्पल समझ लिए आपने और फिर आप नियम सीख रहे हैं। जैसे हमने ग्रामर में पढ़ते वक्त देखते हैं, हम ग्रामर में क्या करते हैं कि पहले आप क्या करेंगे, बहुत सारे उदाहरण बच्चों को बताएंगे कि आगरा एक जगह का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है, राम एक व्यक्ति का नाम है, दिल्ली एक शहर का नाम है। तो ये सारी चीजें जो किसी के नाम को, किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी जगह के नाम को बता रही, ये सब क्या है, संज्ञा है। तो पहले आपने उदाहरण दिए, फिर आपने नियम बताया, ये होती है आपकी आगमनात्मक विधि, ठीक है। तो पहले जो चीज बच्चे को ज्ञात थी, आप उससे बच्चे को अज्ञात की ओर ले गए, या फिर जो विशिष्ट, विशिष्ट मतलब एक एक करके आपने चीजें बताई, व्यक्ति का नाम बताया, नदी का नाम बताया, जगह का नाम बताया, और फिर आप सामान्य नियम की तरफ बढ़े, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से याद कर सकते हैं, जैसे आपको याद हो, उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या विशिष्ट से सामान्य की ओर। व्याकरण पढ़ाने में इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। अब निगुणात्मक में देखिए क्या है, ये भी आपकी दी किसने है, अरस्तु ने दी है और बेकन ने इसे विकसित किया था। यहाँ पर ये आगमनात्मक का जस्ट उल्टा होगा, बिल्कुल उसका उल्टा कैसे होगा, यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ेंगे, नियम से उदाहरण की ओर बढ़ेंगे। जैसे पहले गणित में हम क्या करते हैं, पहले फॉर्मूले बताते हैं और सूत्र बताएंगे, और फिर हम बच्चों से क्वेश्चन करवाते हैं, एग्जाम्पल करवाते हैं। तो यहाँ पर हम उल्टा चलते हैं। ग्रामर में भी क्या हमने देखा था कि पहले आपने जैसे उदाहरण के बाद नियम बताया, फिर नियम बताने के बाद अगर नियम बच्चे को समझ में आ गया तो उसके एग्जाम्पल भी तो कर सकता है, वो उसकी एक्सरसाइज अगर आप देंगे तो वो भी तो कर पाएगा बच्चा। तो यहाँ पर निगमनात्मक विधि इस्तेमाल होती है। फिर चलेंगे आप नेक्स्ट, विश्लेषण संश्लेषण। तो विश्लेषण विधि क्या होती है, विश्लेषण विधि में आप
किसी भी चीज को आप सरल तत्वों में तोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास एक मशीन है और इस मशीन के आपने अलग अलग क्या कर दिए, पार्ट्स कर दिए, तत्व देख लिए, तो ये क्या हो जाएगा, विश्लेषण विधि। तो यहाँ पर हम कैसे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पहले जो चीज हमें अज्ञात थी, मशीन तो हमें समझ में नहीं आ रहा है यहाँ कहाँ फॉल्ट आ रहा है, लेकिन उसके अलग अलग तत्वों को तो हम जानते हैं, तो हम यहाँ पर उसे अलग अलग तत्वों में तोड़ लेंगे और फिर ज्ञात चीजों का हम फिर एनालिसिस करते हैं। फिर यह सोचने की एक प्रक्रिया, यहाँ पर क्या होता है, सोच समझ कर आप आगे बढ़ते हैं, तभी तो आप तत्वों में तोड़ेंगे। लंबा और श्रम साध्य है। तो यहाँ पर ये मेथड जो होता है ये थोड़ा लंबा होता है। जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है, मैथ्स में कोई क्या दी गई है, वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, तो उसमें से आप क्या करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए अज्ञात है, आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसमें बहुत सारे तत्व ऐसे होंगे जो आपको समझ में आ रहे होंगे, आप उनको पहले अलग करके लिख लेंगे। जब आप तत्वों को अलग करके लिखेंगे फिर आप उसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके फिर आप आंसर तक पहुंचेंगे। तो एक लंबा मेथड जरूर है, सोचना समझना इसमें लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको फाइनल एक आंसर मिल जाता है। यह संश्लेषण का अग्रदूत है, मतलब पहले विश्लेषण होगा फिर संश्लेषण आएगा। ठीक है, अब संश्लेषण की अगर हम बात करें तो ये क्या है, यहां पर जस्ट उल्टा, यहां पे अलग अलग तत्वों को जोड़कर हम एक चीज का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रही है। पहले जो ज्ञात था आप उन्हें जोड़ते गए और फिर आप जो अज्ञात एक सोल्यूशन था वहां तक पहुंच गए। सोच की उपज है, सोच समझ के आपने क्या किया, आपने तत्वों को जोड़ा और इसके बाद आपने एक चीज बना ली, तो ये क्या हो गया, यह सोच की उपज है। स्मृति का विकास करती है और इसमें अनुमानवादी दृष्टिकोण नहीं है, मतलब यहां पर आप कुछ भी बस ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, अनुमान लगा के नहीं कर रहे, आप सोच समझ के कर रहे हैं। आपको तत्व पता है, उन्हीं को एक एक साथ आप जोड़कर करते जा रहे हैं। ठीक है, यह विश्लेषण का अनुयायी है, मतलब पहले विश्लेषण होता है उसके बाद संश्लेषण होता है। फिर यह गणित के प्रमेय सिद्ध करने में इस्तेमाल होता है। गणित में जो आपके थ्योरम्स होते हैं, थ्योरम्स हम कैसे प्रूव करते हैं, जो जो चीजें हमें पहले से पता होती हैं उनको कंबाइन करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं और फिर एक फाइनल थ्योरम निकाल देते हैं, फिर एक प्रमेय सिद्ध कर देते हैं। तो यहाँ पर ये प्रमेय सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, और संश्लेषण और विश्लेषण दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए हमें जब कोई समस्या का समाधान निकालना होता है तो हमें दोनों ही विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। और आखिर में आपकी आ रही है ड्रिल विधि। ड्रिल विधि एक ऐसी विधि है जिसमें आप रिपीटिशन करवाते हैं, दोहराते हैं। ये जैसे कि मौखिक पैटर्न हो गया या कोई भी काम हो गया जिसको आपको सामने वाले को बताना है कि वो उसे अच्छे से कर पाए, तो आप इसमें बार बार उस काम को दोहराएंगे। ठीक है, उसकी पुनरावृत्ति करवाएंगे, ये ड्रिल विधि है। जैसे छोटे बच्चों के लिए प्रयोग करा जाता है, ABCD उन्हें जब सिखाना होता है तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ऐसे ऐसे करके टीचर बोलती है और बच्चे उनके पीछे रिपीट करते हैं। छोटी कक्षाओं में आपने ये भी देखा होगा कि टेबल्स बच्चों को जब रटवाने होते हैं क्या करा जाता है, एक बच्चे को या मॉनिटर को खड़ा कर देंगे, तुम बोलो, और उसके पीछे सारे लोग टेबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ड्रिल विधि। अगर एक्टिविटी की बात करूं तो जैसे मॉक ड्रिल्स होती हैं, आपने सुना होगा स्कूलों में क्या होता है कि अगर अग्नि लग या आग लग जाए तो बच्चे कैसे निकलेंगे, कहां से भागेंगे, इसके लिए क्या की जाती है, फायर मॉक ड्रिल्स की जाती है। तो वहां पे भी जो ड्रिल हुई, वहां पर रियल में अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मॉक ड्रिल में क्या किया जाता है, ऐसी स्थिति पैदा की जाती है कि अगर ऐसा हो फ्यूचर में तो आप किस तरीके से करेंगे, तो बच्चों की तैयारी करवाई जाती है। यहाँ हम वो एक्टिविटी बच्चों से करवाते हैं और बार बार दोहराते हैं ताकि बच्चे जो हैं समय पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकें। अब बात करेंगे शिक्षण की तकनीकों की। तो देखिए, शिक्षण विधियां और शिक्षण तकनीक, इनमें अंतर क्या है। शिक्षण विधि क्या है, अमूर्त अवधारणा है। शिक्षण विधि एक अमूर्त अवधारणा है जो ये बता रही है कि किस तरीके से शिक्षण होगा, लेकिन कक्षा में हम क्या क्या तरीके इस्तेमाल करेंगे, प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, क्या गतिविधि इस्तेमाल करेंगे, वो क्या होती है, शिक्षण तकनीक होती है। तो शिक्षण विधि एक अमूर्त अवधारणा है, जबकि शिक्षण की तकनीक क्या है, प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है कि हम किस गतिविधि का प्रयोग करने वाले। जैसे कि शिक्षण तकनीकों के प्रकार यहाँ हमें डिटेल में नहीं देखने, हमें बस इनके नाम पता होने चाहिए। जैसे वर्णन तकनीक, आप किसी चीज का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है, कोई स्टोरी है या कोई घटना हुई, इसका वर्णन किया जाता है। विवरण दे रहे हैं, ठीक है, किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कोई एक टॉपिक है जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। स्पष्टीकरण कर रहे हैं, ठीक है, आपने कोई रूल समझाया और अब आप उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, उसको स्पष्ट कर रहे हैं। ये सभी आपके लेक्चर मेथड में आ सकते हैं ना। व्याख्यान विधि में आप वर्णन भी कर सकते हैं, विवरण भी दे सकते हैं, स्पष्टीकरण भी कर सकते हैं। तो ये सारी तकनीकें हो गई जो आप इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी एक विधि का प्रयोग करेंगे।
ऐसे ही प्रदर्शनी तकनीक हो गई, कहानी कहने की तकनीक हो गई, पर्यवेक्षित अध्ययन तकनीक हो गई। भाई कहानी कथन विधि एक अलग बात हो गई। कहानी कथन विधि क्या हो गई? जिसमें कहानी सुनाई जा रही है, लेकिन कहानी कहने का तरीका तो सबका अलग अलग हो सकता है। कोई किसी भी तरीके से सुना सकता है, कोई हो सकता है बीच बीच में बच्चों से ही पूछे। कहानी कहने के लिए हो सकता है आप चित्रों का भी सहारा लें, कुछ लोग सिर्फ मुंह से बोल के सुनाएंगे, कुछ चित्रों का सहारा लेंगे। ऐसे ही पर्यवेक्षित अध्ययन तकनीक, सुपरवाइज स्टडी कहते हैं इसे, ठीक है। बच्चे अध्ययन कर रहे हैं लेकिन उसमें भी टीचर जो है सुपरवाइज कर रही है। चित्रण तकनीक, ठीक है, चित्र बनाकर आप कुछ दिखा रहे हैं बच्चों को। प्रश्न करने की तकनीक, ठीक है, क्वेश्चन करने की भी एक टेक्निक होती है। कोई क्वेश्चन किस तरीके से किया जा रहा है इसकी भी अलग अलग तकनीकें होंगी। अवलोकन तकनीक, आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं उनका। ड्रिल तकनीक, तो तकनीकों के हमें सिर्फ नाम यहां पर समझने थे। तो ये था आपका शिक्षण विधि और शिक्षण तकनीकों का एक टॉपिक। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।